हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो देखें, ठीक है? तभी आपको ये आगे का वीडियो समझ में आएगा। अगर आप 3 फेज इंडक्शन मोटर पूरा समझना चाहते हो तो आप बाय स्टेप सारा वीडियो देखें, ठीक है? तो आज का वीडियो जो हमारा रहेगा वो रहेगा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स इंडक्शन मोटर के लिए, और कुछ कंक्लूजन भी देखेंगे टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स इंडक्शन मोटर के लिए। अगर आपको टॉर्क स्लिप इंडक्शन मोटर समझना तो यहाँ पे हम लोग 3 केस लेंगे। फर्स्ट केस में स्लिप का वैल्यू 0 रखेंगे, सेकेंड केस में हम लोग स्लिप का वैल्यू 1 रखेंगे, और थर्ड केस में स्लिप का वैल्यू मैक्सिमम रखेंगे SM, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर डिस्कसिंग दिस कैरेक्टरिस्टिक्स वी विल टेक 3 केसेस ऑफ टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। केस 1, व्हेन स्लिप इज़ लो, यानी स्लिप का वैल्यू 0 रहेगा हम लोग का जब स्लिप लो रहेगा। इन दिस केस रिएक्टेंस ऑफ इंडक्शन मोटर विल बी वेरी लो कंपेयर टू रोटर रेजिस्टेंस, सो वी कैन नेगलेक्ट रोटर रेजिस्टेंस। मीन्स यहाँ पे ये बताया गया कि पहला केस में हम लोग जब स्लिप का वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ पे रिएक्टेंस जो होता है इंडक्शन मोटर का बहुत ज़्यादा कम होता है, क्या, रोटर रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में। तो रिएक्टेंस हम लोग का कम है तो रिएक्टेंस को हम लोग हटा सकते हैं, यानी X20 को हटा देंगे, ठीक है? यहाँ पर रोटर रिएक्टेंस होगा ना कि रेजिस्टेंस होगा, ठीक है? आप करेक्ट कर लेना। तो टॉर्क का इक्वेशन हम लोग का ये होता है, ठीक है? KSE² 20 R2 का स्क्वायर प्लस S² X20। मैंने बताया था यहाँ पे हमने रिएक्टेंस को हटा देना है, यानी S² X20 को हमने हटा देंगे, यहाँ से हटा देंगे तो नेगलेक्ट करेंगे तो ये बचेगा KSE² 20 R2, और यहाँ से R2 और यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा तो टॉर्क का फर्स्ट केस हम लोग को ये मिलेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या चीज़, तो यहाँ पे आपको जब आप R2 का स्क्वायर से यहाँ R2 कट जाएगा तो ये मिलेगा आपको। इसमें आपको करना क्या है, स्लिप को छोड़ के बाकी सबको आपको कांस्टेंट मान लेना है, ठीक है? यहाँ पे हमने क्या किया, स्लिप को छोड़ के सब चीज़ को कांस्टेंट मान लिया। मीन्स KE² 20 R2 को कांस्टेंट मान लेना है, यानी K डैश, क्योंकि हम लोग टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं इसीलिए स्लिप को छोड़ के सबको कांस्टेंट मान लेंगे। तब हम लोग को क्या मिलेगा, TD जो होगा स्लिप गुना स्लिप डॉट K डैश के बराबर होगा, यानी टॉर्क हम लोग का स्लिप पे क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है? हियर इट इज़ क्लियर दैट इन दिस टॉर्क एंड स्लिप आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। मीन्स हम लोग का टॉर्क और स्लिप हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ हम लोग का सीधा बनेगा स्ट्रेट लाइन की तरह। अब नेक्स्ट केस में हम लोग लेंगे स्लिप का वैल्यू 1, यानी स्लिप हम लोग का हाई रहेगा। तब इस केस में हम लोग का क्या होगा, रोटर का रिएक्टेंस जो होगा हम लोग का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? और रोटर का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को हटा देंगे यहाँ से, ठीक है? इन दिस केस रोटर reactance will be high and rotor resistance will be low. For simplicity we can neglect rotor resistance, after neglecting torque will be। जब हम लोग रेजिस्टेंस को हटा देंगे नीचे से, यानी नीचे R2 का स्क्वायर था इसको जब हम लोग हटा देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये, ठीक है? K स्लिप E² 20 R2 और नीचे स्लिप स्क्वायर X20 का स्क्वायर, यहाँ से स्लिप और यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा स्लिप का, तो ये आपको बचेगा, ठीक है? आपको करना क्या है, स्लिप को छोड़ के सबको को क्या करना है, कांस्टेंट मान लें, यानी KE² 20 R2 बटे X20 का स्क्वायर, सबको कांस्टेंट मान लेंगे। यहाँ पे टॉर्क क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया स्लिप का, क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फर्स्ट केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, सेकंड में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, तो इसके कारण लोग ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा हाइपरबोलिक टाइप का, ठीक है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक टाइप का, ठीक है? ये देखिए ग्राफ हम लोग कुछ ऐसा बना, ऐसे करके बनेगा ग्राफ इसका। Here it is clear that in this case torque and slip are inversely proportional to each other and graph will be rectangular hyperbola, ठीक है? अब थर्ड केस देखेंगे, when slip is equal to slip max, मीन्स स्लिप हम लोग का स्लिप मैक्स के बराबर होगा, यानी S इक्वल टू SM। इस केस में हम लोग क्या होगा, इंडक्शन मोटर हम लोग का अनस्टेबल रीजन से स्टेबल रीजन की ओर मूव करेगा, ठीक है? In this case induction motor move from unstable region to stable region and torque will be maximum in this case। इसमें टॉर्क हम लोग का मैक्सिमम रहता है। अब हम लोग ये देखिए लास्ट में हम लोग कंबाइन करेंगे सारा केसेस को और इसका कर्व कुछ ऐसा बनेगा, ये देखिए। इफ़ वी कंबाइन ऑल 3 केसेस ऑफ टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व विल बी। फर्स्ट केस में हम लोग क्या था, टॉर्क सीधा बना था। सेकेंड केस में क्या था,
कुछ हाइपरबोलिक टाइप का बना था, मीन्स ऐसा बना था। और ये हम लोग का थर्ड केस था, ठीक है। ये हम लोग का अनस्टेबल रीजन और ये स्टेबल रीजन है, ठीक है। ये आप ग्राफ देख लीजिए, एक साइड में आपको यहाँ पे रनिंग साइड दिख रहा होगा, ठीक है। ये हम लोग का मैक्सिमम है, ये स्टार्टिंग है, यहाँ पे स्लिप 0 था, यहाँ पे मैक्सिमम था, ये 1 था, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देखते हैं कि टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या कंक्लूजन निकलेगा। इन स्टार्टिंग कंडीशन व्हेन स्लिप डिक्रीजेस देन टॉर्क इंक्रीजेस आफ्टर गेटिंग मैक्सिमम टॉर्क, इफ स्लिप फर्दर डिक्रीजेस देन टॉर्क आल्सो डिक्रीजेस। मीन्स इसका मतलब ये है, स्टार्टिंग कंडीशन में जब हम लोग स्लिप को घटाएंगे तो टॉर्क भी हम लोग का घटते रहेगा, मीन्स टॉर्क हम लोग का बढ़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग कंडीशन में ये बोला है, जब हम लोग स्टार्टिंग कंडीशन में रखेंगे स्लिप को हम लोग घटा रहे हैं, टॉर्क हम लोग का बढ़ते रहेगा, ठीक है। टॉर्क कब तक बढ़ेगा, जब तक वो मैक्सिमम नहीं हो जाता है, ठीक है। उसके बाद भी हम लोग स्लिप को घटा रहे हैं, पर क्या होगा, टॉर्क हम लोग का घटना चालू हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क एक बार मैक्सिमम पहुंच गया फिर वहाँ से वो घटना चालू हो जाएगा, क्योंकि हम कितनों स्लिप को घटा देंगे तो भी। इफ स्लिप डिक्रीजेज देन स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीजेज, अगर हम लोग का स्लिप हम लोग का कम होगा तो स्पीड हम लोग का बढ़ते जाएगा। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, स्पीड इंक्रीजेस नॉन लीनियरली इन हाई स्लिप रीजन एंड इंक्रीजेस इन लो स्लिप रीजन। मीन्स स्पीड हम लोग का बढ़ेगा नॉन लीनियरली, ठीक है, हाई स्लिप रीजन पे, और बढ़ेगा कहाँ पे, लो स्लिप रीजन पे, ठीक है। हाई स्लिप रीजन जो होता है हम लोग का वो SM से 1 तक होता है, और जबकि लो स्लिप रीजन जो रहता है वो SM से 0 तक रहता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, हाई स्लिप रीजन स्टैंड फॉर स्लिप फ्रॉम SM to 1, लो स्लिप रीजन स्टैंड्स फॉर स्लिप फ्रॉम SM to 0। 6 पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, हाई स्लिप रीजन इज अनस्टेबल रीजन फॉर इंडक्शन मोटर। मीन्स हाई स्लिप रीजन जो रहता है वो अनस्टेबल रीजन होता है इंडक्शन मोटर के लिए, और जबकि लो स्लिप रीजन जो रहता है वो स्टेबल होता है इंडक्शन मोटर के लिए। लो स्लिप रीजन इज स्टेबल फॉर इंडक्शन मोटर। 8 पॉइंट है यहाँ पे, इफ इंडक्शन मोटर इज ऑपरेटेड एट हाई स्लिप रीजन दैन इट्स अप्रोक्सीमेट इफिशिएंसी डिक्रीजेज। अगर हम लोग हाई स्लिप रीजन में इंडक्शन मोटर को यूज़ करेंगे तो उसका इफिशिएंसी हम लोग क्या हो जाएगा, कम मिलेगा, ठीक है। मीन्स इफिशिएंसी 20%, 10%, 15% यही इफिशिएंसी मिलेगा। और एन इंडक्शन मोटर कैन हैव हायर इफिशिएंसी इन लो स्लिप रीजन दैट इज स्टेबल। मीन्स इंडक्शन मोटर स्टेबल कब होगा, जब हम लोग लो स्लिप रीजन में इस्तेमाल करेंगे, उस समय उसका इफिशिएंसी भी ज़्यादा देगा। 10th पॉइंट है यहाँ पे, फ्लक्स कटिंग एक्शन इन इंडक्शन मोटर विल बी हायर। मीन्स फ्लक्स कटिंग एक्शन जो होता है इंडक्शन मोटर में हाई ज़्यादा रहता है, ठीक है, हाई स्लिप रीजन पे, क्योंकि वहाँ पर रोटर का स्पीड कम रहता है। रोटर फ्रीक्वेंसी विल बी हायर इन अनस्टेबल रीजन एंड लोअर इन स्टेबल रीजन। मीन्स रोटर का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कब रहेगा अनस्टेबल रीजन में, और रोटर का फ्रीक्वेंसी कम कब रहेगा स्टेबल रीजन में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सप्लाई वोल्टेज का क्या इफेक्ट पड़ता है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स पे, और एक टॉपिक देखेंगे रोटर रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।